किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। भाई विनोद भाई, जय धर्मवीर भाई। भाई ठंड तो ईब का जी काट का छोड़ेगी भी। बिल्कुल भाई, और ठंड जरूरी भी है। अगर हम गेहूं की फसल खड़ी खेत में, हाँ, तो उस खातर गेहूं खातर पाला पड़ना भी, ठंड पड़नी भी भाई जरूरी है। और एक बात भी और भी तो है विनोद भाई जी, ये देखो कई दिन हो गए, हाँ भाई टप 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 टप, हाँ बूंदाबांदी, सब्जियों में तो नुकसान हो, हाँ सब्जियों में तो है भाई नुकसान। गेहूं की फसल का क्या हाल चाल है? गेहूं की फसल तो खातर तो देख भाई, जो ये बूंदाबांदी रही है बढ़िया रही है। एक तो है बीमारी की तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, पर एक बात है ना विनोद भाई, ऐसे में देखो अपनी रबी में गेहूं जो है वो मुख्य फसल है। हाँ बिल्कुल भाई, और अन्न की जो जरूरत है वो गेहूं ही पूरी करती है, हाँ, देश की। बिल्कुल। तो ऐसे में गेहूं की देखभाल करना बड़ा जरूरी है। जी जी। तो आप क्यों नहीं किसी वैज्ञानिक से बात करा दे? हाँ, कोई बात करी थी कि नहीं आपने? बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई, जिस तरह बूंदाबांदी हुई तो मैं तो थोड़ी चिंता हो गई थी फसल की। तो एक जो वैज्ञानिक हैं हमारे हरिओम जी, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, तो उनसे मैंने बातचीत की थी इस बारे में कि भाई जो ये बूंदाबांदी हुई है तो इस मौसम में, इस समय जो है किस तरह जो है किसान भाई अपनी फसल की देखभाल करें। तो क्यों ना किसान भाई ने भी सुना हुआ बातचीत। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है जी। गेहूं की फसल की देखभाल, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर हरिओम। आप पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे अब लगातार 4-5 दिनों से बारिश जो है हो रही है, और इस बारिश की वजह से गेहूं की फसल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। विनोद जी, जो ये बारिश चली हुई है जी, ये लगभग 6 तारीख को शुरू हुई थी। जी डॉक्टर साहब। 7 को नहीं हुई, 6, 8 और 9 3 दिन बारिश हुई है। जी जी। अगर 7 को ये तो कहीं बूंदाबांदी हुई है। ये चारों दिन मिला करके 78 mm बारिश हुई है। जी डॉक्टर साहब। यानी कि लगभग 8 सेंटीमीटर। जी। तो ये एक सिंचाई को पूरा करती है गेहूँ की। जी डॉक्टर साहब। हम एक सिंचाई की बचत होगी हमारे लिए ये। हाँ, क्योंकि लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक गहराई उसमें हम मानते हैं सिंचाई की। तो एक इरिगेशन को ये पूरा करेगी। तो ये जो बारिश है गेहूं के लिए बहुत अच्छी है। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि गेहूं में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ। और ठंड कितनी हो जाओ जी, ठंड भी इससे आएगी तो वो भी गेहूं को फायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बारिश से गेहूं को फायदा ही फायदा है जी। तो इसमें जैसे अब बारिश ये रुकेगी, मान लो और ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो बहुत बढ़िया है जी। तो कई बार कंटिन्यूटी में ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी जगह। हाँ, कहीं तो ठीक होती है, लेकिन कहीं भारी बारिश हो जाती है, तो उसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं गेहूं में। जी डॉक्टर साहब। तो एक तो जहाँ पे लगातार पानी खड़ा रह जाता है जी। दूसरा, पहले तुरंत सिंचाई दी है फसल में जी जी, उसके बाद बारिश चल रही है, हाँ, वहाँ भी खेत में पानी खड़ा हो जाता है जी। उसकी वजह से गेहूं में पीलापन आने लग जाता है। इसके 3-4 कारण हो सकते हैं पीलापन के जी। क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसके? एक तो खेत में अगर फसल में नाइट्रोजन की कमी है जी, जो यूरिया के थ्रू हम देते हैं, हाँ, इसमें क्या होता है कि निचले पत्तों में पीलापन शुरू होता है जी डॉक्टर साहब। दूसरी, सल्फर की कमी से हो सकता है पीलापन जी। ये पौधे के ऊपरी पत्तों से शुरू होता है पीलापन, नए पत्तों में आता है ये। और लगभग ये जो सैंडी या लाइट टेक्सचर्ड सॉइल होती हैं जी डॉक्टर, जिनमें क्ले कंटेंट कम होता है जी जी, वहाँ इसकी संभावना होती है सल्फर की या आयरन की जी। और इसके अतिरिक्त जिंक डेफिशिएंसी
हमारी जमीनों में जिंक की भी कमी है। उसकी वजह से जैसे मटमैला साया तीसरे चौथे पत्ते पे या निचले पत्तों पे एक वेंस के बीच में एक क्लोरोसिस शुरू हो जाता है, एक पीलापन शुरू हो जाता है, वो भी कमी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर जमीन में नमक है तो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो भी पीलापन दिखेगा, या उसकी जो है लोहे की कमी होगी तो भी, और जिंक की कमी है तो भी पीलापन आएगा? हाँ, वो पौधे को फुटाव में भी प्रभाव डालता है और पत्ते को भी नहीं बढ़ने देता है और उसको पीला करके या उसको बदरंगा करके सुखाने लग जाता है उस चीज को। तो इसमें अगर ये जमीन में नमक ज्यादा है या पानी में नमक ज्यादा है तो उससे भी पीला बना सकता है। तो इन चीजों का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन की तो क्लियर है कि अगर हमने जैसे लेट बिजाई भी हुई है काफी आलू के बाद या सूरजमुखी के बाद, तो उसमें तो अगर नाइट्रोजन नहीं डाल रही है तो हम यूरिया के थ्रू उसको नाइट्रोजन डाल के उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर फिर भी डालने के बाद भी कई बार नाइट्रोजन की कमी दिखा देता है पत्ता, क्योंकि उसकी जो खेत की फिजिकल कंडीशन है, जो भौतिक दशा है, वो ठीक नहीं होती है, उसमें कोई कमियां होती हैं जैसे। तो उन अवस्थाओं में क्या है कि आप अगर आपने नाइट्रोजन पूरी डाल चुके हैं तो उसके लिए क्या करें कि जिंक सल्फेट और यूरिया का स्प्रे करें। जी, जिंक सल्फेट और यूरिया दोनों, जैसे बारिश के बाद जैसे आपको दिखे कि मेरे गेहूं उठ नहीं रही है, इसमें फुटाव नहीं चल रहा है और ठीक हेल्दी नहीं है, तो उसमें जिंक सल्फेट और यूरिया का स्प्रे करें। जिंक सल्फेट इसमें रहेगा 0.5%, यानी कि 100 लीटर पानी में 500 ग्राम 21% वाला जिंक सल्फेट। अगर 33% वाला है तो वो लगभग जैसे 500 ग्राम लिया तो उसमें 350 ग्राम हो जाएगा वो। और 200 लीटर का सोल्यूशन बना के ये यानी कि डबल कर लें जी, उसका फिर 1 किलो जिंक सल्फेट कर लें और यूरिया लगभग 200 लीटर में 5 किलो कर लें। जी डॉक्टर साहब, 100 लीटर का 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ के हिसाब से 200 लीटर का 5 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक सल्फेट डिजोल्व करके और उसका स्प्रे करें। तो ये जो लगभग जो समस्याएं हैं आपकी ठीक हो जाएं, क्योंकि जिंक सल्फेट में क्या है कि एक तो सल्फर भी है इसमें 10-12%, जिंक भी है, साथ में यूरिया आ गया है। बिल्कुल। तो मैंने जो कमियां बताई थी वो सारी की सारी इसमें लगभग कवर हो जाती हैं। और अगर साल्ट के कारण इफेक्ट है तो उसमें आप अब तो क्या है कि उसमें अगर जिंक सल्फेट और यूरिया का स्प्रे करेंगे तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन आगे के लिए जैसे जैसे हमारी फसल निसरेगी, बालियां आएंगी, वहां से उसके बाद फसल पीड़ापन लेने लग जाती है जी। और जो जो पकाई की तरफ फसल जाती है तो नीचे तना कमजोर हो जाता है पानी में या जमीन में नमक ज्यादा होने की वजह से। तो उसका प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। अगर हमारे ट्यूबवेल के पानी में अघुलनशील नमक है, जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो उसके लिए एक ये एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि जैसे औदी है ना हमारी, जब पानी ट्यूबवेल का पानी गिरता है उसमें 2 बैग यूरिया के जिसमें डले हो मोटे मोटे, वो डाल के आप सिंचाई कर देंगे तो उसमें काफी फायदा हो जाएगा। क्योंकि जहां भी नमक है वहां तना गलन होने लग जाती है, तो हल्की सी जब हवा आती है पकाई के समय ऊपर भार हो जाता है दानों का, तो फसल गिरने लग जाती है, जिसको उकासा या उगाड़ा कहते हैं। और ये अगर पानी खड़ा हो गया तो और ज्यादा बढ़ जाती है उसमें, और पानी भी नहीं पीती ऐसी जमीनें जहां नमक होता है। तो इस केस में आप इस तरह से असल में तो ये टेस्ट करवाएं आप, पानी भी और भूमि भी, पहले से इलाज करें इन चीजों का। लेकिन अब तो इलाज उस चीज का हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इस तरह से आप जब भी पानी दें आगे, क्योंकि इससे क्या है कि जब फरवरी मार्च का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो नीचे से गल जाती है, तो जल्दी पकाई होगी उस फसल की और जल्दी सफेद हो जाएगी और गिरेगी वो हल्की सी हवा चलते ही। तो इसमें इस चीज का ध्यान जरूर भी रखें जमीन के स्वास्थ्य का। और डॉक्टर साहब एक और जो आपने जो बात करी है कि जनवरी और फरवरी के महीने में से तापमान एकदम तेजी से बढ़ा है और उसके बाद जो है तापमान बढ़ने से जो है फसल गिर जाए है, तो अगर इसको बचाना है तो प्राकृतिक खेती जो है वो इसमें किस तरह सहायक होगी डॉक्टर साहब? देखिए, प्राकृतिक खेती का एक मूलभूत सिद्धांत है कि इसमें हम जमीन का स्वास्थ्य बढ़ाते हैं जी। 80% काम हमारा वहीं हो जाता है जी डॉक्टर साहब। तो जब नेचुरल फार्मिंग के में जब हम यूज करते हैं जो प्रोडक्ट जी, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है जी डॉक्टर साहब, तो ये जब उसमें यूज करते हैं तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है जी डॉक्टर साहब, और दूसरे जो तत्व हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है वो जमीन के अंदर फिक्स हो जाती है जो पौधों को मिलती है। और अगर जब इन चीजों के थ्रू जमीन की ताकत हमारी बढ़ जाएगी तो उसमें सीधी सी बात है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो भी कम रहेगा, पानी भी कम मांगेगा खेत, और जो
जज्ब करने की, पानी को जज्ब करने की एक क्षमता है भूमि की, वो भी लंबे टाइम तक चलेगी। क्योंकि आप देखेंगे फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गर्मी जब ज्यादा हो जाती है तो फसल जल्दी जल्दी पानी इरिगेशन मांगने लग जाती है। और जब पानी जब हम देते हैं तो वो जल्दी सूखता भी जल्दी है, और वो उस क्योंकि नमक अगर हो तो वो पानी को पकड़ के रखते हैं, फसल को वो भी नहीं मिल पाते। तो उस हालात में क्या है कि अगर भूमि का स्वास्थ्य ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो पानी भी कम मांगेगी वो, और जो पानी हमने दिया है वो भी लंबे टाइम तक पौधे को सप्लाई होती रहेगी उसकी, और गिरेगी भी नहीं, तना भी मजबूत रहेगा, दाना भी मजबूत रहेगा और जड़ें भी मजबूत रहेंगी। तो बहुत बड़ा रोल है इस चीज का। इस चीज की तरफ हमें देर सवेरे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो सिस्टम है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो थकावट की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इसमें आपने जो प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा जीवामृत और घन जीवामृत, हाँ, ये क्या है डॉक्टर साहब? जीवामृत में कुछ नहीं है, ये देसी गाय का 1 दिन का, इसमें गोबर और गोमूत्र जी 2 चीजें प्रयोग होती हैं, यानी कि 1 दिन के 24 घंटे में 1 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, हम एक ड्रम में 200 लीटर पानी, 180 लीटर के करीब पानी ले लेते हैं। इसमें 1 दिन का 10 किलो के करीब गोबर आ जाता है और 8 से 10 लीटर गोमूत्र आ जाता है। इसमें 1.5 किलो हमें बेसन मिलाना है किसी भी दाल का, और 1.5 किलो गुड़ मिलाना होता है जी डॉक्टर साहब। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 मुट्ठी 50 से 100 ग्राम मिट्टी ऐसी जगह से उठानी है जहां कभी भी दवाइयां या यूरिया वगैरह नहीं पड़ा हो। किसी पेड़ के नीचे की दवाई ले लो, जहां पे जहां घास वगैरह हो पहले ही, क्योंकि हमें जीवाणु लाने हैं वहां से। जीवाणु का कल्चर लेना है। जामन डालते हैं ना, जैसे दूध को जमाते हैं, तो वो कल्चर उस मिट्टी में आएगा जीवाणुओं का। ऐसी जगह से उठाना है वो जहां हम ये दवाइयां वगैरह नहीं यूज करते। मित्र जीवाणु कीट है वो तेजी से बढ़े, वो उसमें डाल देना है। तो 5 चीज होगी ना, ये गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी, और 180 लीटर पानी था उसमें। तो इसको क्या करते हैं हम, सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और ऊपर बोरी रख के और छाया में रख देते हैं किसी शेड के नीचे। ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है, और हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको खेत में पानी के साथ नक्के पे रख के बूंद बूंद जाता रहेगा, सारे खेत में चला जाता है। जीवामृत है। घन जीवामृत वो सॉलिड होता है थोड़ा सा, उसमें क्या है कि गोबर का खाद होता है, जैसे गोबर के खाद में ही सुखा के उसको बारीक करके और उसमें वो जीवामृत डालते हैं 8-10 लीटर, तो वो तैयार हो जाता है। उसको खेत में हम 6 महीने तक भी यूज कर सकते हैं। ये तो सर डॉक्टर साहब सारा इनकी जब शुरुआत में खेत की तैयारी हो रही है तो ये उसी समय का है या इसमें भी बात? घन जीवामृत को भी किसी टाइम डाल सकते हैं हम। और जीवामृत जो है ना, ये पानी के साथ जाएगा, पानी के साथ पानी जो भी इरिगेशन हम देंगे, तो 200 लीटर का एक ड्रम 1 दिन के गोबर गोमूत्र से बनाया था, वो एक इरिगेशन के साथ खेत में जाएगा, यानी कि 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ की खुराक बन सकती है इसमें। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो गेहूं की जो मुख्य फसल अब है, उसमें मुख्य बीमारी कौन कौन सी है? इसमें अब जो देखो, गेहूं को जो खतरा पैदा हुआ है ना, वो येलो रस्ट की वजह से हुआ है। जी ठीक है जी। इसमें वैरायटीज जैसे पहले 343 होती थी मुख्य रूप से, 70-80% एरिया तक भी आ गई थी वो। फिर 29-67 भी वैरायटी इसमें जी अब तक बल्कि किसान ले ही रहे हैं इसको। लेकिन जो पहाड़ों की तरफ का एरिया आ गया, जैसे यमुनानगर, पंचकुला आ गया, इधर से पहाड़ों की तरफ से येलो रस्ट मैदानों की तरफ जाती है। इसके लिए क्या है कि जो अब मौसम चल रहा है ये बहुत फेवरेबल है। 7 से 13 डिग्री जो तापमान होता है रात का, इसके लिए फेवरेबल होता है, और अब वही चल रहा है। और 85 से 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नमी वातावरण की, ये फेवरेबल होता है। और दिन का तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस हो तो बहुत तेज गति से ये फैलती है। अनुकूल मौसम है, बिल्कुल मौसम है। और इसमें क्या है कि 15 दिसंबर के बाद हमें खेत की मॉनिटरिंग डेली जाके करनी चाहिए। कहीं कहीं पैचेज में शुरू होती है, और पैचेज में कहां से शुरू होगी, ये जहां डार्क पैच होंगे आपके, जहां जैसे यूरिया ज्यादा हो जाता है, जैसे हम कहीं कहीं यूरिया फेंक देते हैं ज्यादा, उसमें डार्क हो जाते हैं, वो सकुलेंसी ज्यादा होती है, पानी नरमाई ज्यादा होती है पत्तों में, तो वहां से ये पैचेज में शुरू होती है। तो इसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए हमें। और क्योंकि ये धीरे धीरे उधर से शुरू होगी, पता लग जाएगा हमें, मॉनिटरिंग चलती है साइंटिस्ट की पूरी। तो यमुनानगर की साइड से, पंचकुला की साइड से हमारी तरफ आएगी, ये शुरुआत हो जाएगी, जब पता लग जाएगा तो उस टाइम पे जरूर भी हमें डेली जाके मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इसके कंट्रोल का एक साधन करना चाहिए। क्योंकि इसमें एक तो सबसे जरूरी चीज ये है कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन, खास तौर पे नाइट्रोजन ज्यादा नहीं डालनी चाहिए। दूसरा है टिल्ट दवाई, 200 मिलीलीटर या 120 ग्राम नेटिवो। तो ये दवाइयां 200 लीटर पानी मिला के 1 एकड़ में इसका स्प्रे करें। और जब बाहर से, जब जहां भी पैचेज में दिखाई दे तो पैचेज में जरूर साथ के साथ स्प्रे करें इसका। और मौसम अगर फेवरेबल हो जाता है, थोड़ा सा नमी कम हो जाती है, तो उसमें ये अपने आप कंट्रोल भी होने लग जाती है फिर। जी डॉक्टर साहब। तो ये जो येलो रस्ट है,
पीलापन जो आ गया इसमें। हाँ तो जैसे डॉक्टर साहब अब आपने जो पहले भी पीलापन की बात करी थी, तो इसमें पहचान किस तरह होगी भाई ये नाइट्रोजन कमी से है या बीमारी आई है अभी? येलो रस्ट में पाउडर आएगा पत्तों पे, अच्छा, जिसमें आप झटकाएंगे ना उसको, देख के पानी में डबोएंगे उसको, जी, जी। तो पीला पीला हो जाएगा वो। या हाथ फेरे तो उसमें भी हाँ हाँ, पीलापन आ जाएगा, कपड़ों को भी लग जाता है वो। जी, जी। तो इसका ये होता है। दूसरा एक और आ जाती है पाउडरी मिल्डू, पाउडर होता है सफेद सा, हाँ जी, जैसे दूध पीते हैं ना, मूंछों को लग जाता है कई बार, तो उस तरह के जो बालियां आती हैं उसके जो होते हैं वो उनके ऊपर आ जाता है ये, और पत्तों के ऊपर भी आ जाता है। तो सफेद सा पाउडर होता है, सल्फर की कमी से होता है ये। जी डॉक्टर साहब। अगर हम इसका शुरू में ही 100 किलो जिप्सम डाल दें खेत में, जी जी तो ये नहीं आता है फिर। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, या एसएसपी डाल दें डीएपी की जगह, उसमें भी सल्फर उससे होता भी है। नियंत्रित हो जाएगा। और या सल्फेक्स दवाई है 800 ग्राम, जी ठीक है, या नेटिवो जो मैंने बताई थी हाँ, वो भी येलो रस्ट के लिए, वो भी इसमें 120 ग्राम, वो भी इसको कंट्रोल करेगी, दोनों को कंट्रोल करेगी। तो ये मुख्य इसमें है बात। और इसके अलावा डॉक्टर साहब खाद जो है वो कितनी डाले, कितने अंतराल पे डाले, जो इस समय जो जरूरत है खाद की वो क्या है? कुछ जैसे लेट बिजाई होगी, जी खासतौर पे कुरुक्षेत्र का शाहबाद एरिया है, हाँ, ये आलू के बाद जो बिजाई आलू या कोई सब्जियां, पछेती बिजाई, हाँ, पछेती बिजाई जिसमें हुई है, तो उसमें जो सिफारिश शुदा जो लगभग 2 बैग यूरिया हम डालते हैं, जी डॉक्टर साहब, ठीक है, और 1 डीएपी का डालते हैं, जी, और लगभग 20 से 25 किलो इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते जी, हैं। डॉक्टर तो एकड़ का ये इसमें रहेगा। और इसमें ज़्यादा एक डर रहता है कि ज़्यादा काला रंग ले जाती है फसल, थोड़ा होता है ना ग्रोथ पीरियड, हाँ, हाँ। तो उसमें यूरिया का खास तौर पे जरूरत से ज़्यादा ना डालें। खेत की ताकत के हिसाब से पौधे का रंग बता देता है कि यूरिया हमें ज़्यादा डल गया या कम डला है, तो उस हिसाब से हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए इसकी। अगर ज़्यादा यूरिया डल जाता है तो वही पौधे में सकुलेंसी आ गई और ज़्यादा काला रंग हो जाता है, तो वो कीड़े और बीमारी उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जब बारिशें रुक जाएंगी ना, मान लो सूखा मौसम आ जाएगा, तो एफिड होता है, वो बढ़ जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जहां भी ज्यादा हरा रंग होगा ना, ये कम बेशक हो जाए ये लरस, लेकिन एफिड बढ़ जाएगा, उसमें फिर कीड़े की दवाइयां डालनी पड़ेंगी आपने, तो वही समस्या किसान के लिए दोबारा आएगी, दोबारा उन्हीं चीजों की। और डॉक्टर साहब इसके साथ खरपतवार नियंत्रण जो है वो किस तरह करें? खरपतवार नियंत्रण है वो जो आम दवाइयां है ना जो, वो तो अब तो टाइम वैसे जा चुके हैं इसका। अब तो जो लेट है ना उसमें है एक, जैसे किसान आमतौर पे सेंकोर डालते हैं, जी डॉक्टर साहब, लेकिन एचआई और पीएयू ने 2 दवाइयां इसके लिए रिकमेंड करी हैं। जी, एक शगुन है, एक एसीएम 9 है, तो इनका स्प्रे होता है, इनमें भी सेंकोर होता है, जी डॉक्टर साहब, ठीक है, और क्लोडिनोफोप जो टॉपिक वाली दवाई है ना, वो दोनों दवाइयां होती हैं इसमें, तो इनका हम इसमें स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी गेहूं की फसल के ऊपर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद भाई, जी धर्मेंद्र भाई, देखभाल गेहूं की फसल की किसान भाई अच्छे से कर पाएंगे इस बातचीत को सुन के, ऐसी हमने उम्मीद है। तो कल क्या सुनवाओगे किसान भाइयों को? धर्मेंद्र भाई, कल चर्चा करेंगे कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग पे, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे आजकल के दिनों में फूलों की बिजाई पे। और दूसरी बात ये कि मौसम का क्या हालचाल है? जी, क्योंकि मौसम जरूरी है। और मौसम में धर्मवीर भाई, आज का अधिकतम तापमान रहा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 19 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विनोद भाई, एक जानकारी और देनी है कि जमींदार ने देखो खेत में भी काम करना, हाँ, और हर इंसान का जो मन है ना, हाँ, वो भी एक जमींदारी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि मन भी हमेशा खेती करता ही रहा है, हाँ, कुछ ना कुछ नया नए पैदा करता ही रहा है। बिल्कुल भाई, तो इस मन को भी सोच समझ कर खेती करनी चाहिए, हाँ, ऐसा कह रहे हैं कवि ज्ञानी राम। तो सुनाओ ना धर्मवीर भाई। सुनवाओ? जी बिल्कुल। तेरा मन मूरख जिमीदार रे करे, सोच समझ खेती, तेरा मन मूरख जिमीदार रे करे, सोच समझ खेती। बिगे 25 की काया क्यारी,
तन खेवट पे मिल रही से उन पाप की बीज बिकया 8 सीट का फुलरी से तेरी क्यारी न लिए नुलाया ज्ञान की गंगा चल रही से जिसने बो दिया बीज परख के उसकी खेती फल रही से जिसने बो दिया बीज परख के उसकी खेती फल रही से ओ तेरे गले घलरी लानदार रहता है आलस बोलिए खेती तेरा मन मूर्ख नोना के हैं तेरे खेत के ओती इनकी बाढ़ नहीं जोंडा गाल बैठ जाए ऊपर उगा कते उजाड़ नहीं गौमुखी का कर ले गोपिया मन की नीत बिगाड़ नहीं बिना खसम के खेती कर ले ईसा कोई गराड़ नहीं बिना खसम के खेती कर ले ईसा कोई गराड़ नहीं ओ बड़ी ताड़ फाड़ की कार रे तेरा काम चलना बिना बेटी तेरा मन मूर्ख इबका रखिए बात याद तू पर क्या आ गया धोखे में आम की सफल देख गो दिया कड़वा आग बड़ोखे में ईश्वर न तेरी करी सहाई राख्या डूबे सोके में अपनी बोई आप काटेब के हो मथा ठोके में मोह के मैं रही त्यार कदे कर दे फेर पछेती मेरा मन मूर्ख तेरे खेत का बेदतन तेरे खेत का बेदतन किसे कारीगर तय पाटेगा अपनी गलती आप समझ के काम क्रोध न डांटेगा निर्गत रिश्ना लिए मार बे भटका खेती काटेगा साधु राम सुधर है मनोरथ पीठ बधाई बांटेगा ओ ना नाटेगा साहूकार रह दिए कर्ज पाए सेती तेरा मन मूर्ख जिम्मेदार करे सोच समझ मन मूर्ख जमींदार रह कर सोच समझ के खेती
उसमें दोनों तरह के विचार आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। हाँ, तो विनोद भाई जी। इस अच्छे बुरे से बाहर निकल के, हाँ। क्योंकि हम कर्म योगी हैं, बिल्कुल भाई। जब तक इंसान इस धरती पे है ना, उसने कर्म करना ही करना चाहिए। हाँ, सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे जिन भाइयों ने मशरूम लगा रखी है, हाँ। तो ऐसा सर्दी का मौसम, बिल्कुल भाई। ऊपर से बरसात होगी, हाँ। अब ठंड में मशरूम जो है ना वो उगती नहीं। जी। तो जिन भाइयों ने मशरूम लगा रखी है वो परेशान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो ध्रुवीर भाई। भाई ये मशरूम क्यों नहीं निकल रही। वो हाँ। निकट तो नहीं रही कि ठंड ज्यादा है। बिल्कुल ठंड है। मशरूम को निकलने के लिए, जामने के लिए, बाहर निकलने के लिए, उसको पड़ने बढ़ने के लिए एक हाँ। निश्चित तापमान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो वो तापमान है नहीं इस वक्त, और भाई हो रहे परेशान। हाँ। तो उनको चाहिए परेशानी छोड़ें, थोड़ा सा तापमान जब सुधरेगा, थोड़ा हाँ, तो बढ़ेगा, तो बिल्कुल। मशरूम अपने आप ही बढ़ेगी। बिल्कुल ही कड़का होगी। दूसरी बात, इस वक्त जो ध्यान रखने लायक बात है, जी। मशरूम जिन्होंने लगा रखी, उन भाइयों को चाहिए कि एक तो अलग से जो मशरूम ग्रह है, जहाँ भी मशरूम लगा रखी, जी जी। वहाँ आग ना जलावें, बिल्कुल भाई। वहाँ गर्मी करने के लिए लाइटों का इस्तेमाल ना करें, हीटरों का इस्तेमाल ना करें। जी। ये फसल को नुकसान करेगा, 1% भी फायदा होने वाला इससे नहीं है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो है गर्मी जो मिलेगी वही ठीक रहोगी। हाँ, दूसरी बात कि अब जो केसिंग है, हाँ। उसको गीला तो करना है जी। लेकिन बिल्कुल तर नहीं करना। अगर ज्यादा पानी दे दिया, ज्यादा पानी देने से हाँ। फिर अलग अलग तरीके की बीमारी पैदा होंगी, फफूंद पैदा होंगी, और फिर फफूंद पैदा होगी तो फिर जो ध्रुवीर भाई कई तरह खुम्बी की जो पैदावार है वो प्रभावित हो, वही भी ना रह नहीं सकती जी, खराब हो जाएगी। हाँ। फिर कहेंगे कि जी इसकी दवाई, तो दवाइयों से दूर रहते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सर्दी के मौसम में हमने जो उसकी केसिंग है जी, तो उसको ज्यादा गिल्ला नहीं करना। जी ध्रुवीर भाई। दूसरी बात, ज्यादा ठंड हो रही और भाई चारों तरफ से ढक दिया, हाँ। उसको हवा लगाना बहुत जरूरी है। उसको हवा लगाना बहुत जरूरी है जी। और तीसरी बात ये कि चाहे जितनी मर्जी ठंड हो रही हो, हाँ। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा जो अपना खुम्बी भवन है उसमें हवा जरूर जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही करो ध्रुवीर। हवा के बिना जो खुम्बी है हाँ, वो खराब हो जाएगी। ये भी भाइयों ने ध्यान रखना चाहिए इस सर्दी के मौसम में। एक और बहुत जरूरी बात वो क्या कि जो खुम्बी ग्रह है जी, उसके दरवाजे पे मतलब ना भाई कोई पल्ली टांग दें, हाँ, और उसको पानी से गिल्ला कर दें जी, ताकि जो सीधी हवा है हाँ, वो खुम्बी भवन के अंदर ना जाने पावे। और एक और बात कि खुम्बी भवन की जो दीवारें हैं जी, उनको पानी से तर रखें। अच्छा, मतलब बजाय केसिंग को तर करने के जो उसकी दीवारें हैं खुम्ब भवन की, हाँ, उनको गिल्ला जरूर करें। यानी कि नमी बरकरार रखनी चाहिए, हाँ, लेकिन केसिंग बहुत ज्यादा गिल्ली नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो कि इस वक्त में हाँ, जो मशरूम की खेती कर रहे भाई उनको मतलब ना काम आने वाली बातें हैं। पता उनको जरूर होगा, लेकिन कई बार फिर भी इंसान गलती कर बैठता है। वो बताया ना कभी ना कि सोच समझ के कर खेती। बिल्कुल भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई। जी ध्रुवीर भाई। लेवा भाई से इजाजत। बिल्कुल भाई। अच्छा भाइयों, राम राम।